अभी बच्चों हम लोगों ने देखा वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विथ हाइट। अब हम लोग चर्चा करेंगे वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विथ डेप्थ। डेप्थ के साथ में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कैसे चेंजेस आते हैं। और ये समझने से पहले हम लोगों को बच्चों एक बहुत बेसिक सा, बहुत फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हम लोग बात कर रहे हैं अभी पहले गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन। गॉस लॉ एक बहुत महत्वपूर्ण लॉ है बच्चों, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे, बट टिल राइट नाउ हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन। इस पर हम लोग आगे चल के कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट माना जाता है और इस पर क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो बनते हैं बच्चों। बहुत पॉपुलर सा कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी, अगर मान लीजिए जैसे आपने कोई हॉलो बॉडी ले ली, मतलब जिसके में अंदर कोई मास नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे एक टेनिस बॉल ले लीजिए मान लीजिए, और इसके अंदर अगर आपने किसी पार्टिकल को रख दिया तो इस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कितना होगा बच्चों? 0 होगा। किसी भी हॉलो बॉडी के अंदर अगर किसी पार्टिकल को रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 0 होता है। और उसके पीछे बेसिक सा रीजन ये होता है बच्चों कि अंदर एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है इस बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड हो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो गॉस लॉ बेसिकली यही बोलता है। क्या बोलता है वो? कि कोई भी हॉलो ऑब्जेक्ट अगर आपने ले लिया तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 तो फिर फोर्स भी उस पर 0। जैसे हमने ये देखा, अगर मान लीजिए जैसे भी मैंने तो एक टेनिस बॉल ली जिसकी केवल बाउंड्री पर मास है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का केस आपने ले लिया, ये लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई आपने इस तरह का कोई स्फेयर, हॉलो स्फेयर ले लिया, हॉलो स्फेयर जिसमें क्या है, ये जो शेडेड रीजन आप जो देख रहे हैं उसमें मास है, लेकिन इस वाले पोर्शन में मास नहीं है। अब अगर मान लीजिए आपने यहां पर किसी पार्टिकल को रख दिया, यू कीप अ पार्टिकल इनसाइड दिस, देन व्हाट यू विल फाइंड, इसके अंदर बच्चों यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 होगी। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर 0 है बच्चों तो लाजमी है इस पर लगने वाला फोर्स भी कितना होगा? 0। सो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब किसी के ज़हन में आ सकता है ऐसा क्यों? तो एक्चुअली अगर थोड़ा सा इसको लॉजिकली हम समझें तो लॉजिकली क्या समझ सकते हैं बच्चों? जैसे अब ये पार्टिकल आपने लिया तो इस पार्टिकल पे क्या होगा? सब जगह पे फोर्स लगेगा। इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, सब तरफ से फोर्स लगेगा। और वो सारे फोर्सेस आपस में कैंसल हो जाएंगे और उनका जो नेट आउटकम आएगा वो 0, 0, 0 आएगा। अगर आपने पार्टिकल बीच में रखा बच्चों तो यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, हर जगह पर फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। किसी के ज़हन में आ सकता है सर ये देखिए, आप इस तरह का कोई केस लीजिए और यहाँ पर रखिए पार्टिकल को, अभी यहाँ पर मास है, ठीक है सर। अगर आपकी बात मुझे हजम होती है कि अगर आपने यूँ बोला मुझे कि अंदर मैंने पार्टिकल रखा तो उस पर फोर्स 0 हो गया, लेकिन अगर वो मैंने बिल्कुल सेंटर पर नहीं रखा इस पार्टिकल को, अगर मैंने कहीं यहाँ रखा तो क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी 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 लगेगा। लेकिन होगा क्या बच्चों? अगर मैं देखूं तो इतने पोर्शन में मास कम आ रहा है, इतने पोर्शन में मास कम आ रहा है मैंने माना, लेकिन इतने पोर्शन की डिस्टेंस कम आ रही है। तो मास कम है और डिस्टेंस कम है, और इधर मास ज़्यादा है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो वो आपस में बैलेंस हो जाते हैं। भाई फोर्स जो होता है वो हम जानते हैं मास के प्रोपोर्शनल होता है, और जो फोर्स होता है बच्चों वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो अगर आप देखें तो इतने पोर्शन को देखें तो इतना पोर्शन का मास कम है इन कंपेरिजन ऑफ दिस पोर्शन मास, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन एक और बात भी तो है कि इतने पोर्शन की डिस्टेंस भी तो कम है, तो डिस्टेंस कम होने से फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम होने से फोर्स बढ़ जाएगा। भाई मास कम होने से फोर्स कम हुआ, लेकिन डिस्टेंस कम होने से फोर्स बढ़ गया, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिए। लाइकवाइज इतने पोर्शन का मास ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी तो ज़्यादा है, तो वो भी एक दूसरे को बैलेंस कर दिए। और इस तरीके से ये जो पार्टिकल है बच्चों, इस पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स होता है, वो बल जो होता है बच्चों, वो 0, 0 या फिर 0 होता है। तो यही कारण होता है बच्चों कि कोई भी पार्टिकल अगर आपने अंदर रख दिया, कोई हॉलो बॉडी लिया आपने, जरूरी नहीं है जैसे मैंने यहाँ पर स्फेयर लिया, मैं कुछ और भी मान सकता हूँ। अगर मैंने कोई हॉलो बॉडी ली और उसके अंदर किसी पार्टिकल को रख दिया बच्चों, तो उस पर लगने वाला फोर्स 0 होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी तो लाजमी है बच्चों वहां पर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो चलिए साहब, तो ये है गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन। हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे आगे चल के, जिससे हमारे जो पिक्चर है, हमारा जो फंडा है, वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब मैं इसे यहाँ से बच्चों मिटा देता हूँ और इसे मैं
आगे बढ़ता हूँ और कुछ इस पर हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन विथ डेप्थ। डेप्थ पर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में कैसे चेंजेस आते हैं। ये लीजिए साहब, अगर मैं मान लेता हूँ ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है बच्चों, जहाँ पर हम लोग निवास कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लोग निवास कर रहे हैं, और इस पर हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए साहब अर्थ है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। ये रेडियस कितनी बच्चों, कैपिटल आर है। अब मैं यदि मान लीजिए इससे इसकी सरफेस से कुछ डेप्थ डी पर आ गया, यदि मैं इसकी सतह से बच्चों कुछ डेप्थ डी पर आ गया और वहां पर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखना चाह रहा हूं, तो मैं वहां पर क्या करूंगा बच्चों, यहां पर मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है कि इस जगह पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मैं इस जगह पर एक पार्टिकल रख देता हूं और इस तरीके से यहां पर बच्चों मैं एक हाइपोथेटिकल स्फीयर मान लेता हूं। ये देखिए मैं एक हाइपोथेटिकल स्फीयर मान लेता हूं, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल स्फीयर मान लिया। अब अगर मैं हाइपोथेटिकल स्फीयर मान लूं बच्चों, तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस होगी आर माइनस डी। भाई टोटल रेडियस कितनी है, देखिए कैपिटल आर है, यहां से यहां तक की रेडियस कैपिटल आर है, उसमें से ये डिस्टेंस डी है, तो ऑब्वियसली बाकी जो डिस्टेंस बचेगी बच्चों वो आर माइनस डी बचेगी। अब यदि मैं क्या करना चाहता हूं बच्चों, इस पार्टिकल पर मैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकालना चाहता हूं, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकालने के लिए मुझे पहले इस जगह पर बच्चों उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना होगा। और वो मैं कैसे कैलकुलेट करूं, आप एक बात तो समझ सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है बच्चों उस पर ये वाला पोर्शन फोर्स नहीं लगाएगा, ये वाला पोर्शन उस पर बच्चों फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, अभी हम लोगों ने देखा कि जो जो गॉस लाइन ग्रेविटेशन है वो ये बोलता है कि जो बाहर का मास है वो इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन ये जो अंदर का जो मास आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो आपको मास दिखाई दे रहा है, ये वाला मास तो इस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल रखा है बच्चों इस मास के बाहर रखा है लेकिन इस मास के अंदर रखा है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर समझा रहा हूं भैया, ये हमारी अर्थ है, इससे हमको डेप्थ डी पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकालना है कितना है। तो यहां पर मैंने एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल रख दिया, क्योंकि मैं जब भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकालने जाता हूं तो वहां पर मैं क्या करा करता हूं, हाइपोथेटिकल पार्टिकल रख देता हूं और उस पर फोर्स निकालता हूं, और उस फोर्स को हम लोग वेट के इक्वल क्या करते हैं, अभी विथ हाइट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है, बिल्कुल वैसा ही। अब लोग बच्चों मैं यहाँ पर एक ऐसा स्फीयर मान लूंगा, तो ये जो स्फीयर होगा इस स्फीयर के तो ये बाहर है इसलिए इस पर फोर्स लगेगा, लेकिन ये जो आपको बाहर का मास दिख रहा है वो इस पर फोर्स नहीं लगाएगा, और अगर वो इस पर फोर्स नहीं लगाएगा तो इस पर जो फोर्स लगाएगा कुल मिलाकर वो कौन सा मास लगाएगा, वो ये वाला मास लगाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम काफी कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन इतना आप समझ रहे हैं कि ये वाला पोर्शन फोर्स लगाएगा, लेकिन जो आउटसाइड वाला मास है, ये वाला जो मास है, ये इस पर फोर्स नहीं लगाएगा, ये इस पर फोर्स नहीं लगाएगा। तो चलिए साहब पहले हम एक काम करते हैं, ये जो स्फीयर हमने लिया इस स्फीयर का हम लोग मास निकालते हैं, और उसको भी निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ की डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होती है बच्चों, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। भाई कोई भी सब्सटेंस हो, डेंसिटी हमेशा मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मैंने पूरी अर्थ का मास कैपिटल एम मान लिया, पूरी अर्थ की रेडियस मैंने कैपिटल आर मान ली, तो डेंसिटी हो जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आपको जो 3 दिख रहा है बच्चों, ये नेचुरल सी बात है, ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये 3m/4πr क्यूब, कुछ इस तरह की कहानी हमारे समक्ष उत्पन्न होगी। ये 3 ऊपर चला गया बच्चों, तो ये हो गया 3m/4πr क्यूब, तो ये अर्थ की डेंसिटी हो गई। अब मैं अगर इतना मास निकालना चाहूँ, मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये जो रीजन मैंने मिटा दिया है बच्चों, जिसको मैंने पहले शेडेड रखा था लेकिन जिसको अब मैं मिटा रहा हूँ वहाँ पर मास नहीं है, वहाँ पर मास है, वहाँ पर मास है। इस रीजन में भी बच्चों मास है, लेकिन ये मास इस पर फोर्स नहीं लगा रहा, ये मास इस पर फोर्स नहीं लगा रहा बिकॉज ऑफ गॉस लाइन ग्रेविटेशन। क्यों, क्योंकि इस मास के कारण नेट फोर्स इस पर 0 लगेगा। भाई ये वाले मासेस फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ और ये वाले मासेस फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ, जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये पूरे स्फीयर का जो मास है बच्चों वो तो सब नीचे की तरफ ही फोर्स लगाएंगे। आपको मैं यहां पर समझा देता हूं एक बार फिर से। ये लीजिए, ये पार्टिकल आपने लिया तो इस पर फोर्स इधर ऐसा लगेगा, इस पर फोर्स ऐसा लगेगा, इस पर फोर्स ऐसा लगेगा, इस पर फोर्स ऐसा लगेगा। अगर मैं इतनी रीजन को सोचता हूं तो ये सारे फोर्सेस कैंसिल हो गए, ये सारे फोर्सेस कैंसिल हो गए क्योंकि कुछ ऊपर लग रहे हैं कुछ नीचे लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये वाला जो पार्टिकल लिया था, अब यहाँ पर जो मैंने लिया, ये सब तो बच्चों नीचे ही फोर्स लगा रहे हैं, ये सब तो नीचे ही लगा रहे हैं, तो इनका तो फोर्स लगेगा। ये जो शेड, ये जो आपने देखा इतनी बाउंड्री में, ये तो इस पर फोर्स लगाएंगे, लेकिन बाहर वाले इस पर फोर्स
नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा कॉमन सा कंफ्यूजन पैदा करता है, या कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन होता है जब क्लास में हम पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट अपनी नाक मुंह सिकोड़ने लग जाते हैं कि अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से मैं जितने भी प्रयास से आपको समझा सकता था, मैंने सभी प्रयास करके आपको समझाया है कि इस पर ये जो शेडेड रीजन वाला है, ये सब तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, लेकिन ये ऊपर वाले ऊपर भी लगाएंगे, इधर 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 भी लगाएंगे, एंड दे विल कैंसल ईच अदर, एंड द टोटल फोर्स बिकॉज ऑफ दिस अनशेडेड रीजन ओवर दिस पार्टिकल वुड बी जीरो. द फोर्स ओवर दिस पार्टिकल would be just because of this shaded region only. So let me move ahead. I have first found the density which is equals to 3m over 4 pi r cube. ये हमारे पास में बच्चों डेंसिटी यानी कि घनत्व आ गया. अब अगर मैं इसका मास निकालूं, मास ऑफ शेडेड रीजन, अगर मैं ये जो शेडेड रीजन है बच्चों इसका मास निकालना चाहता हूं, तो चलिए कोई बड़ा काम नहीं है भाई. कैसे निकालेंगे हम लोग इसका मास जो होगा बच्चों, लेट अस अज्यूम कि वो मास m डैश है. मैंने मान लिया कि वो m डैश है, तो वो कितना होगा बच्चों, वो होगा डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम. भाई डेंसिटी कितनी, रो. मान लिया कि पूरी अर्थ की डेंसिटी एक जैसी है. सच मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि ऐसा होता नहीं है कि अर्थ के एक एंड से हम दूसरे एंड तक जाएं तो हर जगह उसकी डेंसिटी एक जैसी हो. अव्वल तो अर्थ स्फेयर ही नहीं है, दूसरी बात उसकी डेंसिटी हर जगह ऐसी एक जैसी नहीं है, क्योंकि जब आप अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ आते हैं बच्चों, तो कभी मिट्टी आती, कभी चट्टानें आती, कभी पानी आता, कभी रेत आती, कभी कुछ, तो उसकी डेंसिटी हर जगह एक जैसी नहीं रहती. बट स्टिल हम लोग मान लेते हैं कि चलिए साहब वो हर जगह पर एक जैसी है. तो अब उसके मास जो होगा बच्चों, उसकी डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम. अर्थ का यदि मैं मास निकालना चाहता हूं, इस शेडेड रीजन का यदि मैं मास निकालना चाहता हूं, तो शेडेड रीजन का मास क्या होगा बच्चों, उसकी डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम. और जहां तक डेंसिटी का सवाल है बच्चों, तो वो आप लोग पहले निकाल चुके हैं, ऊपर लिखी हुई है 3m/4 पाई आर क्यूब. ये अर्थ की डेंसिटी आ गई, ये अर्थ की डेंसिटी आ गई बच्चों, और ये उसका वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब. अभी क्या होगा बच्चों, यदि मैं देखो तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इस 3 से 3 भी कैंसिल, और ये आएगा बच्चों m इंटू r माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब. ये अर्थ का मास आ रहा है, ये अर्थ का मास आ रहा है बच्चों. ये m आ गया, ये r माइनस डी का होल क्यूब आ गया अपॉन आर क्यूब आ गया. ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, ये आपके पास में अर्थ का मास आ गया. दिस इज द सॉरी अर्थ का नहीं, ये उस शेडेड रीजन का. ये जो शेडेड रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, इस शेडेड रीजन का जो मास होगा वो कुछ इतना आ गया. ये हम लोगों ने मास निकाल दिया. अब हम लोग बच्चों अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे भाई, हम इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं. तो फोर्स कितना होगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो g m1 m2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस. भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इस पार्टिकल पर, ये जो m मास का जो पार्टिकल लिया है, एक बात आप समझ चुके हैं कि इस पार्टिकल पर ये वाला मास कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा. इस पार्टिकल पर केवल ये शेडेड रीजन ही फोर्स लगाएगा. और वो कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स होता है g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. और g m1 का जहां तक सवाल है बच्चों, तो उसका मास मैंने m डैश सपोज किया है. आपकी इच्छा हो तो आप और कुछ भी सपोज कर सकते हैं भाई, आपकी इच्छा से चलिए, मैं मेरी इच्छा से चलता हूं. पर हमारी इच्छाएं हमारे जो फंडामेंटल हैं उसमें सही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमारी इच्छा कुछ ऐसी बताएगी तो फंडा ही रॉन्ग है बच्चों, तो फिर एक अलग बात हो जाएगी. या तो फिर रॉन्ग है तो रॉन्ग प्रूव करें. एनीवेज, अब बच्चों एक मास तो हो गया m डैश, दूसरा मास हो गया m. और जहां तक इनके डिस्टेंस का सवाल है बच्चों, तो डिस्टेंस जो ली जाती है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली जाती है, और वो आपको दिखाई दे रही होगी मेरे ख्याल से r माइनस डी है. r माइनस डी है. कैसे बच्चों, ये देखिए ये r ये d, तो ये जो सेपरेशन आएगा ये r माइनस डी आएगा, तो फोर्स हो जाएगा g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दोनों के बीच की r माइनस डी है. और ये जो फोर्स है ना भैया, इसी फोर्स को हम कहते हैं वेट. इसी फोर्स को हम कहते हैं बच्चों वेट. और ये जो वेट होगा, वेट हम हमेशा किसके बराबर लिखा करते हैं, वेट हम हमेशा लिखा करते हैं mg के बराबर. और चूंकि मैं g कुछ डेप्थ पे निकाल रहा हूं, सबसे पहले हम लोगों ने हाइट पे निकाली, फिर हम लोग अब डेप्थ पे निकाल रहे हैं, तो अगर मैं कुछ डेप्थ पे निकाल रहा हूं बच्चों, तो उसको मैं लिख देता हूं gd मैंने लिख दिया. जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सर्टेन डेप्थ. तो वो कितना होगा बच्चों, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर. और ये फोर्स होगा बच्चों वेट के बराबर, और ये वेट होगा बच्चों mg के बराबर. अब चलिए यहाँ पर m से m कहीं हो गया भैया, m से m जो है वो
कैंसल हो गया, कैंसल हो गया, ये देखिए दोनों कैंसल हो गए। और इस तरीके से बच्चों जो जी डी का फार्मूला आया है वो आ गया है बच्चों कितना, वो आ गया है जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो चलिए कुछ डेप्थ पर जब आप चले गए, पृथ्वी से कुछ गहराई पर जब आप चले गए बच्चों, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कुछ इतने आ गया। अच्छा एम डैश की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो। एम डैश की वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चों, ये देखिए साहब, ये जी डी है, ये जी ओवर आर माइनस डी का होल स्क्वायर है। और रही बात अगर बच्चों एम डैश की, तो एम डैश क्या आ रहा है भैया, एम डैश आ रहा है एम इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो भैया ये लीजिए, ये हो जाएगा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मुझे वहां पर लिखना चाहिए था बच्चों कैपिटल एम। कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और चलिए साहब, हमने क्या कर दिया बच्चों, ये एम डैश की वैल्यू कितनी आएगी, एम डैश की वैल्यू आएगी कैपिटल एम इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब। चलिए साहब, अब मेरे ख्याल से आपको कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर भी दिखाई दे रहा हो कि ये आर माइनस डी का स्क्वायर है और ये आर माइनस डी का क्यूब है। तो ये स्क्वायर से इसका क्यूब कैंसल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाने पर बच्चों ये जी डी इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम आर माइनस डी ओवर आर क्यूब। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सर्टेन डेप्थ फ्रॉम आवर सरफेस। पृथ्वी की सतह से कुछ गहराई पर चले जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाता है वो हमारे पास आ चुका बच्चों। कैपिटल जी तो देखिए, कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और कैपिटल एम जो है बच्चों वो पृथ्वी का द्रव्यमान, इट इज द मास ऑफ अर्थ। और कुछ ऐसा हो जाएगा, और थोड़ा सा हम इसमें काम कर सकते हैं। चलिए अब जो और काम कर सकते हैं वो काम मैं यहां पर करके बता देता हूं, या फिर वहीं लिख देता हूं। चलिए मेरे पास जगह है वैसे तो, है ना। ये जी डी इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, जी एम कितना हो जाएगा, जी आर स्क्वायर। भाई जी एम की वैल्यू जी आर स्क्वायर हो गई, और ये आर माइनस डी हो गया अपॉन आर क्यूब हो गया। अभी आप क्या पाते हैं बच्चों, ये देखिए ये जी आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब है, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आर स्क्वायर है और नीचे आर क्यूब है, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, और ये हो जाएगा बच्चों जी इंटू आर माइनस डी अपॉन आर। सो ये आपके पास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया बच्चों, कुछ डेप्थ पर, कुछ गहराई पर। जब आप कुछ गहराई पर चले गए तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया जी इंटू आर माइनस डी अपॉन आर। भाई एक आर बचेगा ना, स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल कर चुके हो, तो एक आर बचेगा, और इस प्रकार की कुछ कहानी आपके सामने आ जाएगी। और इसे हम और डिटेल में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, और जी डी की वैल्यू जो होगी बच्चों वो होगी जी, और चाहे तो आप इस आर को दोनों को स्प्लिट कर लीजिए, जो न्यूमरेटर में दोनों लिखे हैं बच्चों उन दोनों को स्प्लिट कर लीजिए, तो आर बाय आर माइनस डी बाय आर, आर से आर कैंसिल हो जाएंगे, आर से आर कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और ये आएगा जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ की सरफेस से हम कुछ जब गहराई पर जाएंगे, अर्थ की सरफेस से बच्चों जब हम कुछ गहराई पर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कुछ इस प्रकार की कमी आएगी। कैसे कमी आएगी ये समझ लेते हैं। आप जब 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 कुछ गहराई पर जाएंगे तो डी आएगा। भाई देखिए, आप जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे डी बढ़ता जाएगा, और अगर डी बढ़ेगा बच्चों तो डी बाय आर भी बढ़ेगा। अरे भाई न्यूमरेटर बढ़ेगा तो पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो भैया डी बढ़ेगा तो डी बाय आर बढ़ेगा, और डी बाय आर बढ़ेगा तो 1 में से अगर बड़ी क्वांटिटी को माइनस करोगे ना तो आउटकम छोटा आएगा। भाई 1 में से अगर बड़ी क्वांटिटी को माइनस किया तो आउटकम छोटा आएगा, और अगर आउटकम छोटा आया तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो गया। तो पहले के कंपैरिजन में बच्चों अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा है, और जब हम अर्थ की सरफेस से जब अंदर आएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण में कमी आती है। ऊपर जाते हैं तब भी कमी आती है, और नीचे आते हैं तब भी कमी आती है। अब किसी किसी के ध्यान में आता है कि सर ऊपर जाने पर कमी आ रही थी सर क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही थी। सर जब हम अर्थ की सरफेस से दूर जा रहे थे तो सर डिस्टेंस बढ़ रही थी, डिस्टेंस बढ़ रही थी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम आ रहा था। बेहतरीन तरीके से समझ में आया। अंदर जाने पर कम क्यों हुआ, तो बच्चों मैं आपको वो भी समझाता हूं। अंदर जाने पर कम क्यों हुआ, अंदर जाने पर तो डिस्टेंस कम हो रही है, ये किसी किसी के ध्यान में आता है। और मैं शर्त लगाने को तैयार हूं, आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा जरूर आया होगा कि अरे हाँ यार, ऊपर जाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ती है यार, डिस्टेंस बढ़ती है तो कम होगा, बिल्कुल बेहतरीन बात। लेकिन नीचे जाओ तो सारा डिस्टेंस कम होती है, फिर बढ़ना चाहिए।
बच्चों बिल्कुल बजा सोचते हैं अगर आप सोचते हैं, पर उसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बजाता हूं। और क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जरा सुनना। आप लोग एक बात जानते हैं कि जब आप नीचे जाते हैं बच्चों, या सिंपल सी बात, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है gm/r²। अब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बच्चों केवल डिस्टेंस पे ही डिपेंड नहीं करता, मास पर भी डिपेंड करता है, मास पर भी डिपेंड करता है। अब हो क्या रहा है, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो मास तो उतना का उतना ही है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो मास तो उतना का उतना ही है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। और जब आप नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, डिस्टेंस कम हो रही है, लेकिन साथ में मास भी कम हो रहा है। मास कैसे कम हो रहा है, क्योंकि हम जो फोर्स के बारे में बताया आपको मैंने, जैसे इस पार्टिकल पे फोर्स, तो इसके अंदर का मास इस पर फोर्स लगाएगा, बाहर का मास फोर्स लगाएगा, लेकिन उसका आउटकम, उसका जो नेट होगा वो जीरो आएगा। ऐसा नहीं है कि ये वाले मासेस इस पर फोर्स नहीं लगा रहे। अगर कोई ये कहता है कि बच्चों ये वाले मासेस इस पर फोर्स नहीं लगा रहे, तो बहुत गलत बात कह रहा है वो, और हमें गलत बात नहीं सुननी। हम कॉन्सेप्चुअली हमेशा करेक्ट होना चाहिए। और मैं आपको बिल्कुल हिदायत दूंगा, आप जब भी पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, उठना चाहिए। वही तो हमारी अलर्टनेस बताता है। हम कई बार ये सोचे कि अरे यार हमारे टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ गए, कई बार होता है ये कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सर मेडिकल लें, सर नॉन मेडिकल लें, सर मैथमेटिक्स लें, सर बायोलॉजी लें, सर कॉमर्स लें। साइंस में अच्छे मार्क्स आ गए तो साइंस ले लिया, मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आ गए तो मैथ्स ले लिया, या मैथ्स में अच्छे नहीं आए तो फिर बायोलॉजी ले लिया, मेडिकल ले लिया। ये अपने आप में कोई लॉजिकल तरीका नहीं है भाई। मार्क्स तो सब दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं। मेरी अंतरात्मा किस सब्जेक्ट को पसंद करती है, मैं उस हिसाब से सब्जेक्ट का चयन करूँ। हालांकि अब तो आप लोग सब्जेक्ट ले चुके हैं, पर एक बात मैं बता रहा हूं आपको, लॉजिकली वी शुड बी करेक्ट एंड वी शुड हैव द क्रॉस क्वेश्चन, वी शुड हैव द क्यूरीज, वी शुड हैव ऑलवेज सर्टेन काइंड ऑफ थिंग इन अवर माइंड व्हेन एवर वी आर लिसनिंग, व्हेन वी आर सीइंग समबडी टू मेक अस लर्निंग। डेफिनेटली हमें ऐसा होना चाहिए, तब मजा आता है बच्चों, तब काम करने में मजा आता है। जब स्टूडेंट बिल्कुल अलर्ट होके सर जो बोला यस सर समझ में आ गया, तो फिर वो आनंद भी नहीं आता। मेरे जैसे पढ़ाने वाले को तो एटलीस्ट नहीं आता। कुछ होना चाहिए कि कुछ ऐसा कोई दिमाग, ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि सोचना पड़े, हाँ यार कि क्या करना पड़ेगा यार, ये कुछ सोचना पड़े, तब मजा आएगा। तब मजा आएगा कि हाँ कुछ जागने वाले बैठे हैं, कुछ जिंदा लोग बैठे हैं। वरना केवल हाँ में हाँ मिलाने वाले तो बच्चों बहुत सारे होते हैं। थोड़ा सा हमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ क्वेश्चंस भी दागें। एनीवेज, अभी मैं यहां पर आ रहा हूं तो क्या हो रहा है बच्चों, जब आप नीचे जा रहे हैं तो आप जब बाहर गए तो मास तो उतना का उतना ही रहा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ती गई, और डिस्टेंस बढ़ती गई, डिनोमिनेटर बढ़ता गया। जब डिनोमिनेटर बढ़ता गया तो फोर्स कम होता जाएगा। लेकिन जब आप अंदर आओगे बच्चों, जब आप अंदर आओगे तो क्या होगा, डिस्टेंस कम होगी, लेकिन मास भी कम होगा, और मास ज्यादा तेजी से कम होगा। क्यों? क्योंकि मास आप जानते हैं बच्चों, मास जो होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास होता है बच्चों डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब जहां वॉल्यूम में आर क्यूब है, वहां यहां पर केवल आर स्क्वायर है। और नेचुरल सी बात है बच्चों, आर क्यूब विल डिक्रीज एट द मोर रेट इन कंपैरिजन ऑफ आर स्क्वायर। आर क्यूब आर स्क्वायर से ज्यादा तेजी से कम होगा। भाई एक का क्यूब कर रहे हो और एक का स्क्वायर कर रहे हो, तो क्यूब का तो रेट बच्चों ज्यादा होगा और स्क्वायर का रेट कम होगा। तो जब आप नीचे आते हो तो मास कम होता है, रेडियस भी कम होती है बच्चों, पर मास आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, और यहां तो केवल आर स्क्वायर है। सो न्यूमरेटर के डिक्रीज होने का रेट इज मोर इन कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द डिनोमिनेटर। सो अल्टीमेटली आई कैन मेक अ कंक्लूजन दैट ऑन मूविंग डाउनवर्ड, ऑन पेनिट्रेटिंग द अर्थ, ऑन मूविंग inside the earth, the gravitational acceleration is decreased। अर्थ की सरफेस से नीचे जाने पर, गहराई पर जाने पर बच्चों गुरुत्व त्वरण में कमी आती है। और क्यों आती है, मेरे ख्याल से आप लोगों को भली भांति समझ में आ चुका होगा। और कितना आया देखो बच्चों, मैं फिर बोलता हूं, देखिए मैथमेटिकली तो मैं बोल ही सकता हूं कि जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा बच्चों वैसे वैसे डी बढ़ेगा। अरे भाई मैं थोड़ा नीचे आया, डी बढ़ा, और नीचे आया डी और बढ़ा, और नीचे आऊंगा डी और बढ़ेगा, और डी बढ़ता जाएगा बच्चों तो डी बाय आर बढ़ेगा। और अगर वन में से बड़ी क्वांटिटी को माइनस करोगे तो आउटकम छोटा आएगा, छोटी क्वांटिटी को माइनस करोगे तो आउटकम बड़ा आएगा। तो बड़ी क्वांटिटी को माइनस कर रहे आउटकम छोटा आएगा बच्चों। तो जैसे 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 हम नीचे आते हैं गुरुत्व त्वरण कम होता जाता है। और ये कम हुआ, और कैसे कम हुआ ये समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। मैं एक बार फिर समझा देता हूं बच्चों। अर्थ की डेंसिटी निकाली, उससे ये आ गया। अब मास ऑफ द शेडेड रीजन अगर मैं कैलकुलेट करता हूं बच्चों, तो मास ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा बच्चों, शेडेड रीजन का जो मास होगा वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। और शेडेड रीजन का वॉल्यूम कितना, क्योंकि शेडेड रीजन की जो रेडियस आ रही थी बच्चों वो आ रही थी r-d, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ऐसा हमने यहां पर माना है कि पूरी की पूरी अर्थ की डेंसिटी एक जैसी है। देखिए अव्वल तो मैं फिर बोल रहा हूं, अव्वल तो अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, इट इज नॉट अ स्फीयर, इट इज ओवल शेप्ड। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग इसमें भी बात करेंगे। हम लोग अभी हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन।
अभी हम विथ हाइट देख रहे हैं, विथ डेप्थ देख रहे हैं, फिर रोटेशन ऑफ अर्थ या स्पिनिंग ऑफ अर्थ, और फिर अर्थ की शेप के कारण भी बात करेंगे। सच आप लोग ये जो वेरिएशन देख रहे हो जूनियर क्लास में भी देख चुके हो, पर अब हम उसको थोड़ा सा और एलोबोरेट करके पढ़ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमने अगर डेंसिटी पूरी अर्थ की एक जैसी मान ली, वॉल्यूम कुछ इतना होगा, उससे अर्थ का मास निकाला। अब वो जो शेडेड रीजन था, ये वाला जो रीजन था, ये कितना फोर्स लगा रहा था, वो फोर्स निकाला। तो GM1m2 अपॉन ये, और ये फोर्स वेट के बराबर होगा, और वेट होता है mg के बराबर, और चूंकि g मैं डेप्थ पे निकाल रहा हूं इसलिए मैं GD लिखूंगा बच्चों, ठीक है। जब क्लास में बच्चे बैठे होते तो कई बार इन हरकतों को देखकर एकदम घबरा जाए कि सर को एकदम से कौन सी आत्मा आ गई, माता जी आ गई सर में। एनीवेज चलिए साहब, अभी हम माता जी यहाँ पर भी होनी चाहिए, और यहाँ पर भी होना चाहिए, और यहाँ पर भी होना चाहिए, तो हमारा काम तो सफल होगा ही होगा। और क्लास में कई बार ऐसा होता है कि माता जी सीरियसली बच्चों यहाँ पर आ जाती हैं। सरस्वती माता जब जबान पर आकर बैठ जाती है तो सारी गाड़ी अपने आप दौड़ती है, और यहाँ पर तो होना ही चाहिए, उसके बगैर काम चल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल सी बात है। एनीवेज तो ये GD आ जाएगा बच्चों, और m डैश की वैल्यू आ जाएगी कितनी, m इंटू ये आपने कैलकुलेट करी थी, ये आपने रखा, और r माइनस डी का क्यूब से r माइनस डी का स्क्वायर चला गया, कुछ इतना आएगा। और फिर मैंने GM की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, GR स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ से आई, अगर किसी के जहन में आ रहा हो तो मैं याद दिला दूँ आपको, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन GM/r स्क्वायर होता है, और उसको सॉल्व करोगे तो GM बराबर GR स्क्वायर होता है। दैट व्हाट आई हैव पुट ओवर हियर। सो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कुछ ऐसा आएगा, आप स्प्लिट कर दीजिए, आपको कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों, इस तरह से ये आ जाएगा। और इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि जैसे 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 हम अंदर जाते हैं, यानी कि गहराई पर जाते हैं, यानी कि डेप्थ पर जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता जाता है। और ये चलिए साहब, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और काम कर लेते हैं। और यदि हम देखें तो कितने की कमी आई बच्चों, चलो ये तो हम लोगों ने देखा कि कमी आई, पर कितने की कमी आई। अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना था, G था। अर्थ की सरफेस से कुछ डेप्थ पे गए तो कितना हो गया, GD। भाई अर्थ की सरफेस पर थे तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन था G। अर्थ की सरफेस से जब आप डेप्थ पे चले गए तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो गया GD, सिंपल। तो ये बच्चों G, और जहाँ तक GD का सवाल है तो वो हो जाएगा G इंटू 1 माइनस D/R। ये लीजिए साहब, ये तो आपके पास में G का G रहा, और जहाँ तक GD का सवाल है बच्चों तो वो G इंटू 1 माइनस D/R है, और ये हो जाएगा G माइनस G प्लस GD/R। ये लीजिए G माइनस G, भाई माइनस G का 1 में मल्टीप्लाई करा और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करा। अभी G से G क्या हो जाएगा बच्चों, G से G जो है बच्चों वो कैंसल हो जाएगा, और इसके कैंसल हो जाने के फलस्वरूप ये आपके पास में आ जाएगा G इंटू D/R। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में डेप्थ पे जाने पर कितने की कमी आई, दैट वी कैन सी ओवर हियर। हाइट पर गए तब भी कम हुआ, और डेप्थ पे गए बच्चों तब भी कम हुआ। तो ये डेप्थ पर जाने पर कमी आई, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने हाइट पर जाने पर कमी देखी थी। अब हम एक काम करते हैं, हम लगे हाथों यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन, दोनों की तुलना, दोनों की जो है बच्चों हम लोग तो तुलना कर लेते हैं। चलिए तुलना दोनों मतलब कौन, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने हाइट पर जाने पर चेंज निकाला था। हाइट पर जाने पर चेंज क्या है बच्चों, 2G/R। हाइट पर जाने पर जो चेंज है बच्चों वो है 2G/R, और डेप्थ पर जाने पर चेंज है बच्चों कितना, वो है GD/R। हाइट पर गए तो वेरिएशन कुछ इतना है, और डेप्थ पर गए बच्चों तो वेरिएशन कुछ इतना है। और यदि मैं इन दोनों का रेशो निकालता हूं, बच्चों तो वो रेशो कैसे आएगा, जरा गौर कीजिए। ये कौन सा वेरिएशन है, विद हाइट, और ये कौन सा वेरिएशन है, विद डेप्थ। अब जरा देखिए यहाँ पर G से G कैंसल, R से R कैंसल। अब सपोज कर लीजिए यदि मैं यहाँ पर ये कर लूँ बच्चों कि मैं जितनी हाइट पर गया हूँ उतनी ही डेप्थ पर भी जाऊँ। मैं अर्थ की सरफेस से मान लो 10 किलोमीटर की हाइट पे गया और 10 ही किलोमीटर की डेप्थ पे गया, तो अगर H और D दोनों बराबर हो बच्चों तो H और D भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। G से G कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, और हाइट बच्चों डेप्थ के साथ में कैंसिल हो गई। H अगर D से कैंसिल हो गया बच्चों तो क्यों, क्योंकि अगर दोनों बराबर लिए, इफ somebody is raising by height 10 kilometer and it is moving on the depth exactly by the 10 kilometer, then they will be numerically equal, will cancel each other, and you will find that this is delta GH, this is delta GD, and which is equals to 2। ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 के बराबर। डेल्टा GH अपॉन डेल्टा GD इज इक्वल्स टू 2, so that I can say delta GH is equals to twice of delta GD।
तो इस आधार पर हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इस आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि जब हम कुछ हाइट पर जाते हैं, हम जब कुछ हाइट पर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता है, डेप्थ पर जाते हैं तब भी कम होता है, और हाइट पर जाने पर जो कमी आती है बच्चों वो डेप्थ पर जाने पर आने वाली कमी की दुगुनी होती है, ट्वाइस होती है, दो गुनी होती है। यू कैन नोटिस वन थिंग दैट हाइट पर जाने पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है बच्चों वो डेप्थ पर जाने होने वाले चेंज का दुगना होता है। मतलब हाइट पर जाने पर जो चेंज आते हैं वो जल्दी जल्दी आते हैं, और डेप्थ पर जाने पर जो चेंजेस आते हैं बच्चों वो थोड़े से स्लोली आते हैं। हाइट पर जाने पर जो चेंजेस आते हैं वो थोड़े से फास्ट हैं, और अगर डेप्थ पर जाएंगे बच्चों तो जो चेंजेस आएंगे वो स्लोली आएंगे, थोड़े से धीमे होंगे। क्योंकि इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपको ये मिलेगा बच्चों, मतलब हाइट पर जाने पर चेंजेस फास्ट हैं और अगर आप डेप्थ पर जाते हो तो चेंजेस स्लो हैं। एक बात तो हम लोगों ने ये करी बच्चों, इसमें एक और बात मैं लगे हाथों आपको बताता हूँ। चलिए हम लोग अगर मान लीजिए अर्थ की सेंटर पर बात करें, इफ आई वांट टू डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यदि मैं पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण की विवेचना करना चाहूँ, उसको जानना चाहूँ, उसको पहचानना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, जरा उस बारे में हम बात करते हैं। यदि हम अर्थ के सेंटर पर ही हैं बच्चों, यदि हम अर्थ के सेंटर पर हैं तो उस केस में डेप्थ क्या होगी। अगर मैं अर्थ के सेंटर पर आ गया तो डेप्थ क्या होगी। अब जब मैं ये बात पूछता हूं तो कई सारे लोग बोलते हैं सर मैं बताऊं, मैंने बोला आप बताइए, तो बोलेंगे साहब सर अर्थ के सेंटर पे होंगे तो जो डेप्थ होगी वो जीरो होगी। भाई जीरो कैसे होगी सर, देखो ना सेंटर पर है तो डेप्थ जीरो होगी। अरे बेटा जो डेप्थ होती है वो सेंटर से नहीं ली जाती, वो सरफेस से ली जाती है, और अगर आप सेंटर पे आ गए तो ये डेप्थ कितनी आ जाएगी, ये डेप्थ आप देखिए दिस विल बी इक्वल टू आर, because what depth or what height you people are taking it in comparison of earth surface, ये आप अर्थ की सरफेस के कंपैरिजन में ले रहे हो, और अगर आप अर्थ की सरफेस के कंपैरिजन में लोगे बच्चों तो लाजमी है ना, अगर अर्थ की सरफेस के कंपैरिजन में लोगे तो यहां से यहां तक आने पर डेप्थ आर के बराबर आएगी। अनफॉर्चुनेटली कई स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं कि साहब वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो याद कर लेते हैं कि डिस्टेंस निकाल रहे हो। अरे भाई डिस्टेंस अगर आपको निकालनी होती है तो वो आप सेंटर से निकालते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल तय बात है। किंतु परंतु जब आप डेप्थ निकाल रहे हो तो आप सरफेस से निकालोगे, तो सरफेस से अगर आप निकालोगे तो डेप्थ किसके बराबर आएगी बच्चों, डेप्थ आ जाएगी आर के बराबर। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है बच्चों वो आएगा g इंटू 1 माइनस आर बाय आर। ये देखिए डेप्थ आर के बराबर होगी, और इस केस में क्या होगा g इंटू 1 माइनस डी की वैल्यू कितनी हो रही है, डी की वैल्यू आर है, और आर बाय आर मेरे ख्याल से आपको पता होगा 1 होता है, और 1 में से 1 को घटाने पर 0 आता है, ये भी मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं। तो देखिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है बच्चों वो 0 है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 0 है, अर्थात अर्थ के सेंटर पर यदि आप चले गए बच्चों तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 है, बिल्कुल 0 है, सिफर है, बिल्कुल एक ऐसी चीज है जिसे हम 0 कहा करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने अभी अर्थ के सेंटर से कुछ हाइट पर बात करी थी, अब हम लोगों ने डेप्थ पर देखा। अभी हमने देखा कि डेप्थ पर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता है, और अगर सेंटर पे चले जाओ तो बिल्कुल 0 हो जाता है। तो भैया बिल्कुल 0 हो जाएगा इस केस में। और एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं चलिए, कि अर्थ की सरफेस से कितनी डेप्थ पर, अर्थ की सरफेस से कितनी डेप्थ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो अर्थ के सरफेस का 1/3 होगा। एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से कितनी डेप्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के सरफेस का 1/3 होगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए अभी जी डी की वैल्यू दे रखी 1/3g, तो अभी हम लोगों के पास में आइडेंटिटी है जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर, और जी डी की वैल्यू कितनी बच्चों, g/3 है, ये g है, ये 1 माइनस डी है, और ये r है। तो ये लीजिए साहब कुछ कैंसिल होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, मुझे भी नजर आ रहा है, ये g से g कैंसल, ये g से g कैंसिल हो गए, और ये हो गया बच्चों 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर, और इस डी बाय आर को बच्चों यदि मैं राइट हैंड साइड पर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 अर्थात की 2/3। तो इस तरीके से जो डेप्थ आएगी, ये देखिए ये माइनस डी बाय आर जो है बच्चों, इस माइनस डी बाय आर को यदि आप LHS पे ले आते हैं, इस माइनस डी बाय आर को आप अगर LHS पे ले आते हैं तो 1/3 उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3 हो जाएगा, और इस तरीके से डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2/3r। सो इतनी डेप्थ पर जब आप चले गए, जब आप इतनी डेप्थ पर चले जाएंगे बच्चों तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो जो है वह सरफेस का 1/3 हो जाएगा, सतह का 1/3 हो जाएगा।
तो इस आधार पर हमने क्या देखा बच्चों, जी डी इज इक्वल टू 1/3g। सॉल्व करा तो हमने क्या देखा बच्चों कि अर्थ के सरफेस से जब हम कुछ गहराई पर चले गए, जब हम अर्थ के सरफेस से कुछ गहराई पर चले गए, कितनी गहराई पर, 2/3 आर की डेप्थ पर, और चाहो तो आप आर की वैल्यू भी प्लेस कर दो, आर की वैल्यू रख दो, चलो ये लो 2/3 इंटू 6400 किलोमीटर। जब आप एग्जैक्टली इतनी डेप्थ पर चले जाएंगे बच्चों, देन यू विल सी दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बिकम 1/3 टाइम्स ऑफ द अर्थ सरफेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये हम लोगों ने बात करी बच्चों। अच्छा, मैं लगे हाथों एक बात आपको और बता देता हूँ, लगे हाथों में एक बात आपको और बता देता हूँ बच्चों। यदि हम यहाँ पर अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले विथ हाइट देखा था चेंज, तो हाइट के केस में जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर देखा था हम लोगों ने चेंज। लेकिन ये कब देखा था, ये तब देखा था बच्चों व्हेन एच इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपेरिजन ऑफ आर। ये अभी हम लोगों ने विथ हाइट देखा था। ये कब देखा था, जब हम बहुत ही कम हाइट पर रहते हैं, बहुत ही कम हाइट पर रहते हैं। लेकिन ये वाला जो फार्मूला आप लगाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कम हाइट पर हो या ज़्यादा हाइट पर हो। आप अगर आपकी जो डेप्थ है, डेप्थ भले बहुत कम हो या ज़्यादा हो, डजंट मैटर, डजंट मैटर। ये ध्यान देने वाली बात है भाई। ये वाली आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन दिस थिंग इज एप्लीकेबल। अदरवाइज हम दूसरे फार्मूला लगाते थे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी किया बकायदा उस पर। लेकिन ये वाला जो आइडेंटिटी बच्चों, दिस इज एप्लीकेबल इन एवरी केस वेदर डेप्थ इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ रेडियस और इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द रेडियस। तो ये एक बात है बच्चों। चलिए, अब जैसा हम लोगों ने वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विथ हाइट देखा था बच्चों, वैसा ही हम लोग विथ डेप्थ भी देख लेते हैं। एंड दैट व्हाट वी वांट टू सी हियर इन ग्राफिकल मोड। मैं ग्राफिकल मोड में उसको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए साहब, ये हमने अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस ली, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिया, ये लीजिए, ये हमारी अर्थ। ये देखिए साहब, अगर आप अर्थ के सेंटर से यहां तक पहुंच जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस आर। भाई आप अगर मान लीजिए सरफेस तक पहुंच गए तो प्लस आर, और ऐसे इस तरफ आएंगे तो माइनस आर। हाइट पर जाने पर चेंजेस कैसे आते हैं, ये थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताए हैं, कुछ ऐसे आते हैं। हाइट पर जाने पर जो चेंजेस आते हैं बच्चों, वो कुछ ऐसे आते हैं। मैं बता चुका हूँ, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट पे मिलती हैं। और क्यों पैरेलल हो जाती हैं, इस बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर, और ये दोनों ग्राफ एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। मिरर मतलब अगर मिरर रख दिया तो इसको मिरर के सामने रख देने पर वो बन जाएगा, और इसको मिरर के सामने रख देने पर वो वाला ग्राफ बन जाएगा। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं विथ हाइट। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन अगर मैं विथ डेप्थ बोलूं बच्चों, तो हम जब अर्थ के सरफेस से कुछ अंदर जाते हैं तब भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता है। ये लीजिए, हम जब कुछ डेप्थ पर जाते हैं तब भी कम होता है। जब हम यहाँ से अंदर आएंगे तब भी कम होगा, और बाहर जाएंगे तब भी कम होगा। भाई अंदर आओगे तो कम हो रहा है, देखो लीनियरली कम होगा। यहाँ पर एक बात तुम्हें ध्यान देनी पड़ेगी कि ये जो ग्राफ बन रहा है, अंदर जो ग्राफ बन रहा है बच्चों, वो लाइन लीनियर ग्राफ है। और ये देखो, ये लीनियर ग्राफ है। लेकिन बाहर जो ग्राफ है बच्चों, वो कर्व्ड ग्राफ है। यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो कैसा है, कर्व्ड है। बाहर जो ग्राफ है वो कैसा है, कर्व्ड है। लेकिन अंदर जो ग्राफ है बच्चों, वो लीनियर है। और इस ग्राफ से हमें एक और शिक्षा मिल रही है। कौन सी शिक्षा, कि देखिए सेंटर पर जाकर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। सेंटर पर आइए तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया, और बाहर गए तो कम होते जा रहा है। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम लोगों ने देखा कि हाइट पर गए तब भी कम होता है, डेप्थ पर गए तब भी कम होता है, और ग्राफ कैसा बनेगा दैट वी हैव सीन। और हम लोगों ने ये भी देखा कि हाइट पर जाने पर जो चेंजेस आते हैं बच्चों, वो डेप्थ पर जाने पर चेंजेस के दुगने होते हैं।